टू माय चैनल कैम्सिन केमिस्ट्री। यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ देखा था पिछले वीडियो में मेरे। आप लोग उसको एक बार और देख लेना इसको पढ़ने से पहले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लॉ यानी थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ है क्या। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था इट इज हीट फ्लो, है ना। थर्मो यानी थर्मल यानी हीट और डायनेमिक्स यानी फ्लो। तो जो हीट सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हम लोग उस पर देखते हैं। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेम लॉजिक इसमें लगेगा। अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का मतलब, अगर आप किसी भी सिस्टम में कुछ हीट दे रहे हो, आगे बात समझ में, कुछ हीट अगर आपने सिस्टम में दिया यानी हीट पॉजिटिव हुआ तो उस पूरा का पूरा हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका कुछ फॉर्म कहीं ना कहीं से चेंज होगा, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा उसका और कुछ फॉर्म वर्क में जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी सिस्टम में हीट भी दे रहे हो और वर्क भी कर रहे हो तो वो टोटल चेंज होके आएगा उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो इसी सबका एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से रिलेशन है। तो इसको मैं लिखूं अगर U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो यहां पे आपको बताऊं, यहां पे जो ये स्टेट फंक्शन होता है इसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसके जो साइन कन्वेंशन इसके बारे में मैं आता हूं, बट पहले आपको ये बताऊं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या। पहली बात, इंटरनल एनर्जी होती क्या है किसी भी सिस्टम की, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसके मॉलिक्यूल्स की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसमें भी फर्दर कई सारी चीजें लाइक रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉन्स का क्या पोजीशनिंग है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स कैसे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। तो हम लोग कभी भी इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि उसका चेंज कैलकुलेट करते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि एक टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत डीप में चलना पड़ेगा। तो हम हमेशा इंटरनल एनर्जी में डेल यू लगाएंगे, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप कहीं कहीं प्लस कहीं कहीं माइनस कुछ भी देख सकते हैं। तो इसको मैं आपको लिखूं, इसको आप इस तरीके से लिख लो, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। आगे बात समझ में, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, ये टोटल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर क्यू आपने प्लस लिखा, इसका मतलब हीट आपने सिस्टम को दिया, हीट टू सिस्टम। और अगर माइनस लिखा इसका मतलब हीट फ्रॉम सिस्टम। इसी तरीके से अगर W लिखा प्लस, यानी कि वर्क डन जो होगा ऑन सिस्टम, सिस्टम पे होगा तो वर्क डन होगा। और अगर माइनस W लिखा यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम। बस इतना ही समझना है आपको। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो प्लस हो रहा है, सिस्टम अगर आपको यानी सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो माइनस, वर्क डन आप सिस्टम पे कर रहे हो तो प्लस, और ये माइनस हो रहा है जब सिस्टम वर्क डन करता है तो ये साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली आप चेंज करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो इसमें अगर आप प्लस माइनस, तो जनरली बुक्स में लिखा होता है कि क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। जनरली लिखा होता है कि क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट दिया और सिस्टम पे वर्क किया, वो टोटल, उस टोटल एनर्जी कहां पे काम आएगी, टोटल एनर्जी आएगी काम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। अगर आप क्यू माइनस डब्ल्यू लिख दो, अगर आपने सिस्टम को हीट दिया तो माइनस डब्ल्यू, यानी उस हीट से सिस्टम ने कुछ वर्क किया और कुछ यूटिलाइज हुआ उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन आप इजीली समझ सकते हैं। इसी तरीके से यहां भी माइनस लिख सकते हैं। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम से हीट लोगे तो यहां माइनस क्यू हो जाएगा, और अगर वर्क डन सिस्टम करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सारी बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपको समझ में आ गई। अब मैंने यहां डेल यू लिखा और क्यू प्लस डब्ल्यू में डेल नहीं लगाया। बेसिकली वहां भी लगा सकते हैं, बट वो स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे डेल नहीं लगाते, उसका कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ये बात आप समझ गए, साइन कन्वेंशन भी आप इजीली समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो दो टर्म है हमारे, लाइक हीट एंड सेकेंड वन इज वर्क। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग हीट की बात करते हैं पहले। तो हीट बेसिकली होता क्या है, इसको आप क्यू लिखो या डेल क्यू लिखो, एक ही बात है। स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग एक कन्वेंशन बनाते हैं कि डेल क्यू नहीं लिखते, हम जनरली क्यू लिखते हैं।
तो डेल क्यू यानी चेंज इन हीट, है ना। तो सिस्टम देखिए, ऑब्जर्वेशन हमारा सिस्टम पे होता है, तो उसकी हीट में जो चेंज होगा, क्यू इज हीट, यानी ये हीट को बता रहा है। अब हीट का मतलब क्या होता है, देखिए हीट का मतलब अगर कहीं मान लो ये दो जगह है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है। मैंने सपोज किया कि T1 T2 से बड़ा है, तो चेंज इन टेम्परेचर आने से जो एनर्जी फ्लो होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी T1 से T2 होगा, एनर्जी का फ्लो T1 से T2 होगा, इसी को हम बोलते हैं हीट। हीट इज नथिंग बट एनर्जी, है ना। तो वो रिलेशन किसके है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। आगे बात समझ में। तो चेंज इन हीट किस तरीके से हो सकता है, आप देखो, अगर टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट में चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर जैसे आप बॉटल निकालो फ्रिज से, उसमें क्या होता है, उस सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगा, क्योंकि वो ठंडा है, अचानक से उसका नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। और इसी तरीके से अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर को बहुत ज्यादा हीट पे रख दो, बॉयल करो, या सपोज एटमॉस्फेयर में बहुत 45 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर वो गर्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वहां भी यही हुआ। और अगर आप यही चीज फ्रिज में रखो तो फिर क्या होगा, फ्रिज में रखोगे तो पानी से हीट बाहर जाता है, यानी वो सराउंडिंग को देता है, तभी तो कूलिंग होता है। तो हीट हम लोग आज देखेंगे कि बेसिकली हीट का मतलब होता है क्या है, कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो फ्लो ऑफ एनर्जी उसी को डिटरमिन करेगा हीट। तो अगर किसी भी सिस्टम में डेल क्यू 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। ये मैं आपको बता चुका हूं। एडियाबैटिक इसलिए क्योंकि हमारी जो वॉल होती है ना, बॉर्डर, वो कंडक्टिंग नहीं होता, यानी वो हीट का फ्लो इधर से उधर नहीं कराता, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक। और अगर ये फ्लो करा दे रहा है तो हमारे पास डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल्स, ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो हीट से एक पॉइंट रिलेटेड होता है, हीट का कैपेसिटी, यानी कोई भी सपोज करो एक सिस्टम है, उसमें कितना हीट हम फ्लो करा सकते हैं, ये चीज होता है हीट का कैपेसिटी। ठीक है ना। इसको हम लोग लिखते हैं, जो नोटेशन है, देखो जो नोटेशन है कैपिटल सी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कैपिटल सी होता है हमारा हीट कैपेसिटी। तो अब देखते हैं कि ये हीट कैपेसिटी होना क्या चाहिए। सबसे पहली बात मैंने देखा कि ये जो क्यू है, ये किसकी वजह से हीट है, किसकी वजह से, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तभी हीट फ्लो होगा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हम लोग, तो यहीं पे जो ये कांस्टेंट आता है कैपिटल सी, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब आप फॉर्मूले से देखो तो हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको उल्टा लग रहा होगा कि भाई हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर के रिवर्स, इसलिए क्योंकि देखो, अगर किसी का सपोज करो जैसे गैसियस कंपोनेंट, उनका टेम्परेचर पहले से हाई होता है, उनका हीट कैपेसिटी का मतलब उसको हीट कितना कंटेंट रख रहा है। हीट कैपेसिटी का मतलब कोई भी सिस्टम कितना हीट रख रहा है अपने पास, वही उसका हीट कैपेसिटी होता है। तो अगर कोई गैस है, गैस का टेम्परेचर वैसे ही जाता है, अगर थोड़ा और टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो उसमें हीट कैपेसिटी में कोई खास फर्क नहीं आना। बट अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड को आप लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट करोगे तो देखो उसमें क्या होता है कि वो एकदम से सडनली बहुत ज्यादा हीट या तो रिलीज कर देगा या गेन करेगा। आगे बात समझ में। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर कम है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, कम टेम्परेचर चेंज करोगे तो हीट कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि गैसियस का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, उन्हें थोड़ा भी चेंज टेम्परेचर करो तो हीट कैपेसिटी में ज्यादा फर्क, मतलब हीट कंटेंट जो है वो इसका गैसियस कंपोनेंट में ज्यादा हो जाता है। अगर सॉलिड या लिक्विड की बात करोगे उसमें टेम्परेचर रेंज ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो इफेक्टिवली कूलिंग और हीटिंग ज्यादा होती है उनकी, क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है ना। जैसे आप देखो हीट कैपेसिटी को मैं और भी बताऊं, ये होता क्या है कि जैसे आप विंटर्स में देखो, जब आप आयरन की रॉड और वुडन कोई रखा हुआ है वुडन रॉड, दोनों को टच करते हैं, आपको आयरन की रॉड एकदम से ठंडी लगती है जबकि वुडन नहीं लगती। क्यों, क्योंकि आयरन वाले का हीट कैपेसिटी कम है, वो अपने पास हीट कम रख रहा है, वो सारा का सारा चेंज कर दे रहा है, उसमें चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होता है, डेल्टी ज्यादा तो हीट कैपेसिटी कम। जबकि वुडन में क्या होता है कि उसमें आपका चेंज इन टेम्परेचर कम है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत वेरिएशन नहीं होता है। अब आती है बात कि हीट कैपेसिटी की बात तो हमने देख लिया, तो कैलकुलेशन अगर हमें करना है कभी तो C इंटू डेल टी हम लोग कर लेंगे। अब अलग अलग सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी अलग होगा, लेकिन अगर हम इसको यूनिवर्सल बनाना चाहें, कोई फॉर्मूला इस तरीके से लाए
तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये मास से रिलेटेड है, यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा, क्योंकि एनर्जी वाला फॉर्म है। आपको पता है हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मास पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, जो भी एनर्जी कंपोनेंट है मास पे डिपेंड करता है, तो ये मास पे डिपेंडेंट है। हम कुछ ऐसा बनाए कि एक मास से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उस केस में अगर हम इसको पर यूनिट मास से डिवाइड करते हैं तो ये होता है, दिस इज स्मॉल सी। एक नोटेशन है, आप एस भी लिख सकते हैं, नोटेशन स्मॉल सी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल बनेगा और इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा सभी के लिए। तो अगर हम वहां ये देखें, अगर हम C इक्वल टू C/m अगर इस तरीके से रख के देखें कि पर यूनिट मास, तो हमारा क्या होता है m इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी। अब कैपिटल C क्या हो जाएगा m इंटू C, तो m इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी, यानी ये हीट कैलकुलेशन में आपके काम आएगा। अब देखो यहां से मैं डेफिनेशन बनाऊं कि स्मॉल हीट यानी हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो Q अपॉन m डेल्टा टी। अब अगर मैं मास यूनिट कर दूं और चेंज इन टेम्परेचर 1 कर दूं, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, Q आ गया, ठीक है ना। C इज इक्वल टू Q, यानी ये वो हीट कंटेंट है जो कि यूनिट मास का टेम्परेचर कितना रेज करेगा, 1 डिग्री। आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर किसी में भी लोगे तो 1 ही आना है। तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ कि यूनिट मास का, अगर कोई सिस्टम है उसका यूनिट मास है, उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री राइज करते हैं तो जो हीट रिक्वायर्ड है वही हीट होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ गई बात समझ में। तो स्पेसिफिक हीट आपने देखा होगा टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं या आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह जैसे ताजमहल वगैरह आप देखे होंगे, तो जो उसका जो प्रीमाइस होता है, स्पेशली जो मेन रीजन होता है, जैसे मंदिर वगैरह में भी हम देखते हैं या ताजमहल भी आप देखे होंगे, तो जो मेन पोर्शन है वहां पे अगर आप जाते हैं गर्मियों में, एकदम से सडन आपको बहुत ज्यादा हीट लगता है, बहुत गर्म होता है और सडन रात में बहुत ठंड होता है, इसलिए क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। चेंज इन टेम्परेचर सडनली ज्यादा होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो ये सब क्वेश्चंस बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चंस से बनते हैं, ठीक है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है कि मान लो अगर एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड का मास गिवन है, सपोज करो एल्यूमिनियम रॉड का मास गिवन है 10 ग्राम, ठीक है ना। तो और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ गिवन है, लेट इट बी, या हम लोग चलो वाटर ले लेंगे। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है, 10 ग्राम हमने वाटर लिया और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.18, है ना, 4.18 और जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है। देखो यूनिट लिखना भी आप लोग सीखो, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका यूनिट है। अब ये बोलता है तो ये 10 ग्राम मास को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का ये है, और अगर आप 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो हीट कितना चाहिए, ये क्वेश्चन है। हीट कितना चाहिए, अगर आप वाटर का टेम्परेचर 25 टू 35 करते हो 10 ग्राम वाटर का, तो कितना हीट चाहिए, कैलकुलेशन आपको चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाओ। अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ग्राम है और ये ग्राम है, तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करना, ग्राम में ही लिखना है। तो MC इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है 10। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 418 जूल, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आज की वीडियो में, और इंटरनल एनर्जी और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उस पर भी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बट अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से पता है तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा हीट के बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्क के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।